हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे सबसे दो महत्वपूर्ण, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो आपके 6 नंबर में आते हैं, जो बार बार पूछते हैं। तो मैं पूरे बुक से आपके दो क्वेश्चन लेके आई हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आज हम वो लोग आज की क्लास में हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के भी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आपके अगर बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप इसको अच्छे से लिख के आना और फुल नंबर मतलब उस अच्छे से लिख के आओगे तो जो आपका मार्क्स होगा, जो नंबर होगा, आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम? दो महत्वपूर्ण, ठीक है, दो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का, ठीक है। 6 अंक का आपका पूछता है, जो कि क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन होता है। कई आपको लॉन्ग, ये नहीं किसी के अति लघु उत्तरीय आता है तो उसको 4 लाइन में, 2 लाइन में, 5 लाइन में हम लिख दे, या लघु उत्तरीय आया तो उसको 1 पेज में हमने लिख दिया। तो नहीं, अगर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या किया जाता है? लिखना पड़ता है। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, आपको मान लो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं आ रहा है, डायग्राम ही आ रहा है, तो आप डायग्राम के थ्रू इसको समझा दीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम तो इतना रहता नहीं है कि नहीं आप बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर डायग्राम बनाओगे, नहीं, आप रफली डायग्राम बना दो, उसको जो उसका नेम होता है नेमिंग कर दो, ठीक है, डायग्राम बना दो, नेमिंग कर दो। नहीं भी लिखोगे फिर भी आपको एग्जामिनर क्या करेगा? नंबर दे देगा, ठीक है। तो कोशिश आप लोग ये किया करिए कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर देना है, डायग्राम मतलब डायग्राम के साथ दो, ठीक है, पूरी कोशिश होनी चाहिए। देखो, बायोलॉजी में क्या होता है? डायग्राम सबसे मेन होता है। आपको आंसर नहीं आ रहा है, आपको इसकी थियरी नहीं पता है, आप नहीं लिख पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन वही चीज क्या करोगे? डायग्राम के द्वारा आप उसको प्रदर्शित कर दोगे, समझा दोगे, तो आपको फुल नंबर मिलता है। क्योंकि देखो, जो आप डायग्राम बनाते हैं वही आप थ्योरी में लिखते हैं, कुछ अलग नहीं लिखते, ठीक है। जो आप डायग्राम को बनाते हैं वही डायग्राम में जो आप नेमिंग किए होते हैं, उसी नेमिंग के बारे में आपको पूरा थियरी में लिखना होता है। तो मान लो अगर नहीं आता, आपको भूल गए हो, नहीं प्रिपेयर है, तो आप थियरी की जगह डायग्राम भी बना दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये भी आपके क्या है? पूरे बुक से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके क्या है? पूरे बुक से है, यानी कि जितने भी आपके 10th में चैप्टर है बायोलॉजी के, उससे आपके दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और क्या है? पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। ऐसे टाइप में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, मानव पाचन तंत्र को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि जो ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम भी बनाना है, प्लस उसका क्या है कि पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि जो देखो, मानव का पाचन तंत्र होता है, मानव के अंदर कई सारे सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे होता है जनन तंत्र होता है, ठीक है। क्या होता है? पुरुष में क्या होता है? नर जनन तंत्र होता है, और मादा में क्या होता है? मादा यानी कि मादा जनन तंत्र होता है ना। और क्या होता है? हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है, और हमारा क्या होता है? परिसंचरण तंत्र होता है, जिसके थ्रू क्या होता है? ब्लड का फ्लो एक अंग से दूसरे अंग में क्या होता है? प्रवेश करता है। और हमारे अंदर क्या होता है? श्वसन तंत्र भी होता है। तो उसी तरह हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? पाचन तंत्र भी होता है, यानी कि डाइजेशन सिस्टम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका
डाइजेशन सिस्टम भी पाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको डायग्राम भी बनाना है, प्लस आपको क्या करना है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि जो डाइजेशन की क्रिया होती है, जो पाचन की क्रिया होती है, वो कैसे होती है और किन किन अंगों के द्वारा होती है। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर क्या है कि पाचन यानी कि प्राणी द्वारा ग्रहण किए गए जटिल अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन के डेफिनेशन भी आपका 1 नंबर में अति लघु उत्तरीय में आता है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपका पाचन का भी डेफिनेशन आता है। तो सिर्फ आप कितना लिखोगे? इतना। ठीक है, यहां तक क्या है कि प्राणियों द्वारा ग्रहण किए गए, यानी कि जो क्या है, जीवधारी है, मानव के द्वारा या किसी भी जीव के द्वारा ग्रहण किए गए जटिल अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। यानी कि देखो, जो भोजन हम करते हैं, हम भोजन कौन सा करते हैं? जब पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया गया होता है उसको हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। लेकिन देखो क्या होता है कि जो वो भोजन होता है वो अघुलनशील होता है और क्या होता है? जटिल होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? जटिल होता है। और क्या होता है? वो अघुलनशील होता है। क्या होता है? यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे प्रोटीन्स वाली चीजें हो गई, चाहे कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हो गई, चाहे वसा हो गई, चाहे एंजाइम, जो भी चीजें हम ग्रहण करते हैं तो क्या होती है? जटिल और अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं। यानी कि वो आसानी से घुलते नहीं है। अब भाई उसको आसानी से घुलने के लिए कोई भी तो तंत्र होना चाहिए जो कि उस जटिल कार्बनिक पदार्थों को पूरी तरीके से क्या कर सके? उसको पाचन कर सके। इतना क्लियर? कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। देखो, रेस्पिरेशन जब होता है श्वसन की क्रिया के द्वारा, जब हम क्या हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन जैसे ही हमारे शरीर में जाती है तो ऑक्सीजन का क्या होता है, यानी भोजन का क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान ही क्या होते हैं? जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। देखो, ग्लाइकोलिसिस में हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में जो तोड़ने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ठीक है, तो यह क्रिया कब होती है? यानी कि भोजन का पाचन कब होता है? जब हम सांस को अंदर लेते हैं, यानी कि जब सांस हमारे अंदर जाती है, ऑक्सीजन को जब अंदर ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस क्या होगा कि जो हम अघुलनशील जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को खाए हैं उसका ग्लाइकोलिसिस के दौरान उसको हम क्या करेंगे? सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करेंगे? सरल और घुलनशील, यानी कि क्या हो जाए? एकदम छोटा से छोटा, एकदम सरल से सरल, और क्या हो सॉरी और क्या हो? घुलनशील इकाइयों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या हम बोलते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, पाचन 2 प्रकार से होता है। ठीक है, अगर डाइजेशन की बात करेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो 2 प्रकार का होता है, एक यांत्रिक या भौतिक पाचन। ठीक है, यांत्रिक या भौतिक पाचन। दूसरा आपका होता है रासायनिक पाचन। ठीक है, तो पाचन के डेफिनेशन क्या होगा कि प्राणियों द्वारा जो ग्रहण किए भोजन होते हैं वो जटिल होते हैं और घुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। और पाचन के टाइप्स की बात करेंगे तो ये 2 प्रकार का होता है, एक यांत्रिक या भौतिक पाचन, दूसरा रासायनिक पाचन। क्लियर इतना? आगे क्या है? अब इसके पाचन की क्रिया को समझाना है। ठीक है, आगे क्या है? मनुष्य की आहार नाल। क्या है? मनुष्य की आहार नाल। तो यह मुख गुहा से गुदा तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी खोखली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, देखो, जो मनुष्य की आहार नाल होती है, जो हमारे अंदर जो हमारी आहार नाल होती है, जो जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी माउथ कैविटी होती है वो क्या होती है? यानी कि जो हमारी क्या होती है? आहार नाल होती है, वो क्या होती है? 8 से 10 मीटर लंबी क्या होती है? खोखली होती है। यानी कि उसके अंदर क्या है? खोखली होती है और अत्यधिक क्या होती है? कुंडलित नलिका होती है। सॉरी, क्या होती है? अत्यधिक क्या होती है? कुंडलित नलिका होती है। क्लियर इतना? इसमें निम्नलिखित मुख्य भाग
में विभेदित करते हैं। यानी कि इसमें क्या होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं। क्या क्या होता है, मुख ग्रासन होता है, गुहिका होता है, ग्रास नली होता है, ठीक है, या ग्रासनाल बोले, अमाशय होता है, छोटी आंत होती है, तथा क्या होता है, बड़ी आंत होती है, ठीक है, क्या होती है, बड़ी आंत होती है। और इनमें से छोटी आंत आहार नाल की सबसे उपयोगी भाग है, ठीक है। देखो, अगर आहार नाल की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होता है कि ग्रास नाल होता है, मासा होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, और इसके साथ साथ इसमें क्या क्या होता है, इनमें जो छोटी आंत होती है वो क्या होती है, आहार नाल की सबसे क्या होती है, उपयोगी भाग होती है। इतना समझ में आया सबको कि कितने आहार नाल के कितने निम्नलिखित भाग होते हैं? तो मुख ग्रासन गुहिका, ठीक है, मुख ग्रासन गुहिका हो गई, ग्रास नाल हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया तथा बड़ी आंत हो गया। क्लियर इतना? अब देखो मुख ग्रासन, मुख ग्रासन क्या होता है, तो यह ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़े के मध्य स्थित होती है। यानी कि जो मुख गुहिका होती है वो कहाँ स्थित होती है, जो ऊपरी अचल होता है तथा निचले चल जबड़े के मध्य क्या होता है, प्रेजेंट होती है, यानी कि क्या होती है, उपस्थित होती है। इसका पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है। यानी कि जो मुख ग्रासन का, मुख गुहिका का जो पिछला भाग होता है, जो पश्च भाग होता है, वो क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। और ग्रसनी निगल द्वार द्वारा ग्रास नाल में क्या करती है, ग्रास नाल एवं कंठ द्वार द्वारा श्वास नाल में खुलती है, ठीक है। जो हमारी ग्रसनी होती है वो क्या करती है कि निगल द्वार द्वारा, यानी कि जब हम भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं, तो उस भोजन को ऐसा तो नहीं है कि हम, जो हमारा जबड़ा होता है, जबड़े में हमारा क्या होता है, टीथ पाया जाता है, तो टीथ के द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन को पीसते हैं। जो जटिल भोजन होता है ऐसा तो नहीं ना होता है कि हम कड़ी से कड़ी चीज को क्या करते हैं, लेते हैं और डायरेक्टली घोट जाते हैं, नहीं ना, दांतों के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको पहले पीसते हैं, और हमारी जो मुख होता है उसमें क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो लार ग्रंथियां क्या करती हैं, लार को स्रावित करती हैं, और वह लार क्या करता है, भोजन को क्या बनाता है, चिकना बनाता है, और भोजन को जब चिकना बनाता है तो उसको निगल द्वार के द्वारा हम क्या करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्रासनाल निगल द्वार द्वारा, ठीक है, ग्रासनाल सॉरी ग्रसनी निगल द्वार द्वारा ग्रासनाल, ठीक है, यहाँ पे होगा ग्रासनाल, ग्रासनाल में एवं कंठ द्वार द्वारा श्वास नाल में खुलती है। यानी कि श्वास नाल यानी कि जो श्वास नली होती है, जिसके द्वारा हम श्वास लेते हैं, मुख के द्वारा भी ले रहे हैं, नाक के द्वारा लेते हैं, तो जो हमारी श्वास नाल में क्या करती है, जो ग्रसनी होती है वो क्या करती है, खुलती है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ग्रासनाल। तो ग्रासनाल क्या होता है, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय नलिका होती है। यानी कि जो ग्रास नाल होती है इसकी जो लंबाई की बात करेंगे तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है, और क्या होती है, सक्रिय नलिका होती है, जो गर्दन तथा वक्ष भाग से होती है, ठीक है। जो कहाँ होती है, जो हमारा गर्दन वाला भाग हो गया और जो हमारा वक्ष वाला भाग होगा, वहां पे यह क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और उदर में पहुंचकर अमाशय में खुलती है। यानी कि देखो इसकी जो लंबाई होगी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि गर्दन से स्टार्ट होते हुए जो हमारा वक्ष भाग है, ठीक है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट होते हुए जो हमारा स्टमक है, यानी कि जो डायाफ्राम होता है, तो डायाफ्राम के नीचे क्या होता है, हमारा अमाशय होता है। तो अमाशय में क्या करती है, ये खुलती है, कौन, जो हमारी ग्रास नाल होती है वो, ठीक है। इतना क्लियर। तीसरा आपका क्या है, अमाशय। क्या है, अमाशय। तो यह डायाफ्राम के ठीक पीछे, जो हमारा अमाशय होता है, यह डायाफ्राम के ठीक पीछे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। यानी कि जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम हमारा क्या होता है, जो फेफड़ा होता है, फेफड़े के नीचे हमारा ये वाला पोर्शन, फेफड़े की जहाँ पे हमारी जो रिफ्स होती है, जो पसलियां होती है, वहां पे खत्म होती है, वहां पे क्या होता है, डायाफ्राम होता है, ठीक है। तो जो अमाशय होता है वो डायाफ्राम के ठीक पीछे, कहाँ, यानी कि डायाफ्राम हमारा कहाँ होगा, आगे होगा, और जो अमाशय क्या होगा, उसके ठीक पीछे स्थित होता है। तो ठीक पीछे उदर गुहा में, ठीक है, उदर गुहा हमारा ये पार्ट्स बोला जाता है। तो उदर गुहा में क्या होता है, बाईं ओर, किधर, लेफ्ट साइड क्या होती है, वो उपस्थित होती है। और क्या होता है, यह एक थैली नुमा, ठीक है, कैसी संरचना होती है, यह एक थैली नुमा लगभग 24 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है, तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी रचना होती है। अगर
आमाशय की लंबाई की हम बात करेंगे तो कितनी होती है, 24 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है, और 10 सेंटीमीटर क्या होती है, ये चौड़ी होती है। इसी में क्या होता है जब हम भोजन को मुख द्वार द्वारा मुख में लेते हैं, दांतों के द्वारा पीसते हैं, और जो लार होते हैं, लार में जो एंजाइम स्रावित होते हैं, उनके द्वारा भोजन जब चिकना बनता है तो ग्रसनी से होते हुए, ग्रास नाल से होते हुए कहाँ आता है, वो हमारे आमाशय में आता है। तो आमाशय में आने के बाद 3 से 4 घंटे क्या होता है, भोजन वहां पे उपस्थित रहता है, यानी कि भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। तो आमाशय में क्या होता है, जठर रस पाया जाता है ना। तो जो जठर रस होता है वो क्या करता है, जठर रस को स्रावित करता है, यानी कि जो एंजाइम होते हैं उसको क्या करता है, वो स्रावित करता है, जिससे कि भोजन क्या हो, पच सके। और भी कई सारे डाइजेस्टिव क्या होती है, हमारी ग्लैंड्स पाई जाती है, यानी कि पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे हमारा लिवर हो गया, अग्नाशय हो गया, और क्या हमारा होता है, पित्ताशय होता है। ये सब क्या करते हैं, एंजाइम को स्रावित करती है, जिससे कि क्या हो सके, भोजन का पाचन हो सके। ठीक है, देखो ये है, पहले हम क्या करते हैं, देखो हमारा डायग्राम क्या है कि पाचन का नामांकित चित्र बना, यानी कि आपको डायग्राम भी बनाना है और पाचन क्रिया को यानी पाचन क्रिया को वर्णन की, यानी कि उसके बारे में आपको वर्णन भी करना है। तो देखो ये डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो क्या है, दांत, यहाँ पे हमारे क्या होता है, दांत होता है, ये हमारे क्या होती है, जीभ होती है। ठीक है, क्या होती है, जीभ होती है। ये हमारा क्या है, मुख है। ठीक है, जब हम किसी भी क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, मान लो ये क्या है, भोजन है, इसको हम हाथ, अब किसी हाथ के द्वारा ही मुख में लेते हैं ना, तो हाथों के द्वारा क्या करेंगे हम, जब ये भोजन कहाँ जाएगा, मुख में जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हमारे जबड़े होते हैं, क्या होते हैं, जबड़े होते हैं, और जबड़े में क्या होते हैं, टीथ होते हैं, यानी कि दांत पाए जाते हैं। तो उस यानी कि यह जो भोजन, देखो यह भोजन हमारा क्या होता है, जटिल होता है। क्या होता है, जटिल होता है, और जटिल होने के साथ साथ क्या होता है, अघुलनशील होता है। क्या होता है, अघुलनशील होता है। क्या होता है, अघुलनशील होता है। तो फिर क्या होता है कि हम भोजन को दांतों के द्वारा, यहाँ पे क्या होती है, लाल ग्रंथियां होती है, तो लाल ग्रंथियां क्या करती है, एंजाइम को स्रावित करती है। अब देखो यहाँ पे हमारी क्या होती है, ये क्या है, हमारी ग्रसनी है, ये हमारा क्या है, कंठ द्वार है, और ये हमारा क्या है, ग्रासनाल है, और यहाँ ये हमारा क्या है, श्वासनाल है। तो देखो जो हमारी ग्रास नाल होती है वो क्या करती है, श्वास नाल में खुलती है, और श्वास नाल से देखो होते हुए कहाँ खुल रही है, ये हमारा पार्ट क्या है, आमाशय है, तो यहाँ आमाशय में देखो खुल रही है। ठीक है, जो ग्रसनी है, ग्रसनी कहाँ से, कंठ द्वार से होते हुए, ग्रास नाल से होते हुए कहाँ खुलती है, श्वास नाल में। ये देखो हमारी श्वास नलिका होती है, ये वाला जो पार्ट हमारा क्या है, श्वास नलिका होती है। तो श्वास नाल से खुलते हुए कहाँ आती है, जो हमारा डायाफ्राम के ठीक पीछे हमारा क्या प्रेजेंट है, आमाशय प्रेजेंट है, तो आमाशय में क्या करती है, खुलती है। ठीक है, और आमाशय के जस्ट बगल में क्या होती है, हमारी ग्लैंड्स होती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, ये हमारे यकृत होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिवर बोलते हैं। ये हमारा इसी में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गाल ब्लेडर बोलते हैं। ठीक है, और अमाशय से अटैच क्या होती है, हमारी अग्नाशय होता है। क्या पाया जाता है, अग्नाशय होता है। और देखो ये हमारा होता है पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, क्या होता है, पाइलोरिक वाल्व होता है, और ये क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हल्के पीले रंग का होता है, वो क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। और यह देखो हमारी क्या होती है, बड़ी आंत होती है। ठीक है, यह हमारी क्या होती है, बड़ी आंत होती है, जिसको हम बृहदांत, बड़ी आंत को हम बृहदांत्र भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बृहदांत्र भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो छोटी आंत होती है, कुंडली नुमा भाग होती है, ये क्या होती है, कुंडलित होती है, इसको हम बोलते हैं क्षुद्रांत या एलियम भी बोलते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, छोटी आंत होती है। ठीक है, और इस वाले पोर्शन में क्या बोलते हैं, सिकम होता है यहाँ पे। ठीक है, और सिकम के बगल में क्या होता है, हमारा कृमि रूप परिकोशिका। ठीक है, होता है, परिशेषिका होता है। ठीक है, क्या होता है, परिशेषिका होता है। ये हम देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मलाशय होता है, और ये हमारा क्या होता है, गुदाद्वार होता है। अब क्या होता है कि जब हम भोजन को खाते हैं, दांतों के द्वारा पीसते हैं, मुख में लार ग्रंथियां होती है, लार के द्वारा भोजन को चिकना बनाते हैं, ग्रसनी से होते हुए, कंठ द्वार से होते हुए, यानी ग्रास नाल से होते हुए भोजन कहाँ गया, आमाशय में। अब यहाँ से आमाशय में आने के बाद यहाँ पे भोजन आया, तो यहाँ पे भोजन आने के बाद ये हमारा यकृत होता है, पित्ताशय होता है, और जो हमारा क्या होता है, अग्नाशय होता है। इनसे क्या होता है, एंजाइम स्रावित होता है, जो कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। फिर
अमाशय से होते हुए भोजन कहाँ आता है? बड़ी आंत में आता है। ठीक है, कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में आएगा। ठीक है, अमाशय से भोजन कहाँ जाता है? आंत में जाता है, और आंत में जाने के बाद कहाँ? मलाशय में इकट्ठा होता है, और मलाशय के बाद क्या किया जाता है? गुदा द्वार के द्वारा उसको बाहर यानी कि स्रावित कर दिया जाता है। ठीक है, यह होती है आपकी पाचन की क्रिया। तो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और नोट भी करना। देखो, जो डायग्राम में आप नेमिंग करते हो वही लिखना होता है, कोई अलग से कोई चीज नहीं लिखनी होती है। अब देखो छोटी आंत, तो अमाशय छोटी आंत से खुलता है। ठीक है, जो अमाशय होता है वो किसमें खुलता है? छोटी आंत में खुलता है। यह पाचन तंत्र का सबसे उपयोगी भाग है। ठीक है, यानी कि जो डाइजेशन सिस्टम की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, तो इसका सबसे उपयोगी क्या होता है? ये भाग होता है। और यह लगभग 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती है। ये क्या होती है? 6 मीटर लंबी होती है, और क्या होती है? कुंडलित नलिका होती है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, या 3 भागों में क्या किया जाता है? बांटा जा सकता है। तो देखो, पहला क्या होता है? ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ठीक है, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। अब क्या है ग्रहणी या प्रकाशय? ठीक है, ग्रहणी क्या होता है कि यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सी आकार की होती है। यानी कि जो मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो ग्रहणी पाई जाती है वो कैसे आकार की होती है? वो सी आकार का, जो सी होता है ना हमारा, सी आकार की रचना होती है। और ग्रहणी कहाँ खुलती है? मध्यांत्र में खुलती है। ठीक है, देखो छोटी आंत के 3 पार्ट्स है, ग्रहणी है, मध्यांत्र है, और क्या है आपका? एक शेषांत्र है। ठीक है, तो ग्रहणी क्या है? सी आकार की रचना होती है, जो कहाँ खुलती है? मध्यांत्र में खुलती है। ठीक है, दूसरा क्या आपका है? मध्यांत्र। तो यह लगभग 2.40, ठीक है, यानी कि 2.40 मीटर क्या होती है? लंबी कुंडलित पेशी एवं ग्रंथिल नलिका होती है। पेशी का मतलब क्या हो गया? कि पेशी उत्तक से बना है। ठीक है, पेशी का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो निर्माण हुआ है मध्यांत्र का, ये किससे बना है? पेशी उत्तक, यानी कि पेशी उत्तक इसमें क्या है? इसका निर्माण हुआ है। आगे शेषांत्र, यह लगभग 3.60, ठीक है, 3.60 मीटर लंबी कुंडलित रचना होती है। और शेषांत्र बड़ी आंत में, ठीक है, शेषांत्र क्या होती है? बड़ी आंत में। शेषांत्र कपाट द्वारा क्या करती है? खुलती है। यानी कि जो छोटी आंत होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? अमाशय से स्टार्ट होते हुए जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें क्या करती है? वो खुलती है। और जो छोटी आंत होती है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो बड़ी आंत क्या है कि बड़ी आंत, इसकी लंबाई छोटी आंत से कम लेकिन चौड़ाई अधिक होती है। यानी कि देखो लंबाई की बात करेंगे तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनकी लंबाई बड़ी होती है, लेकिन जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। लेकिन छोटी तो होती है, लेकिन क्या होती है? चौड़ी होती है। यानी कि अधिक, यानी चौड़ी नहीं, अधिक चौड़ी होती है। किसकी अपेक्षा? जो हमारी क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो छोटी आंत होती है। तो लगभग कितना? 1.50 से 1.80 मीटर लंबी तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, यानी कि 1.50 सेंटीमीटर क्या होती है? 1.50 सेंटीमीटर से 1.80 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है, तथा 6 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ी होती है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सिकम होता है, कोलन होता है, और क्या होता है? मलाशय होता है। ठीक है, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सिकम होता है, कोलन होता है, और क्या होता है? मलाशय होता है। तो बृहदांत्र या कोलन, तो कोलन क्या होता है कि यह छोटी आंत के चारों ओर यू आकार की संरचना बनाती है। ठीक है, जो हमारा बृहदांत्र या कोलन जो होता है, जो हमारी छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत के चारों ओर क्या करता है? यू आकार की संरचना बनाती है। ठीक है, मलाशय क्या होता है? यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। ठीक है, जो हमारा मलाशय होता है वो क्या होता है? 12 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा भाग होता है। और इसका अंतिम सकरा भाग गुदा द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ठीक है, जो मलाशय का जो अंतिम सकरा भाग क्या होता है? गुदा द्वार के द्वारा क्या होता है? बाहर खुलता है। देखो, यहाँ से क्या हो गया? हमारा अमाशय या
अमाशय कहाँ जाके खुला? छोटी आंत में। ठीक है, अमाशय कहाँ खुला? छोटी आंत में। अब ये छोटी आंत कहाँ जाके खुली? एक यू आकार की क्या कर रही है? संरचना बना रही है। और जब कहाँ? बड़ी आंत में, यानी कि जो हमारा कोलन है वो क्या है? यू आकार का संरचना बना रहा है। और जो मलाशय हमारा है लास्ट में क्या है? गुदा द्वार के द्वारा क्या कर रहा है? बाहर खुल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर सबको? यह भी क्या है? आपके एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मनुष्य में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ये भी आपके दीर्घोत्तरी क्वेश्चन यानी कि लॉन्गेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि मनुष्य में नर जनन तंत्र का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखो मनुष्य में नर जननांग, ठीक है, मनुष्य में क्या होता है कि मनुष्य में नर जननांग में वृषण आते हैं। अगर देखो मनुष्य में नर जननांग की बात करेंगे तो क्या होगा? जो जननांग होते हैं वो क्या होता है? मेल में वृषण, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। और जो क्या होते हैं? जोड़े में रहते हैं। ठीक है, जो वृषण होते हैं वो क्या होते हैं? जोड़े में रहते हैं। और मांसल थैले वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं। और क्या होते हैं? मांसल थैले वृषण कोश के अंदर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। यानी कि जो हमारा टेस्टिस होता है, जो मेल के अंदर टेस्टिस पाया जाता है, वो वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसमें कि क्या होता है? वृषण यानी कि टेस्टिस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होती है? उनकी जो संख्या होती है क्या होती है? जोड़े में होती है, सिंगल पेयर में नहीं होती है। यानी कि वो क्या होती है? सिंगल नहीं होता, वो क्या होती है? जोड़े में प्रेजेंट होती है। दोनों वृषण से एक सक्रिय नलिका निकलती है। ठीक है, जो दोनों वृषण होते हैं, दोनों वृषण से क्या होता है? एक सक्रिय नलिका निकलती है जो एक बड़ी नलिका मूत्रवाहिनी या यूरेथ्रा में खुलती है। ठीक है, यानी कि दो जोड़ी क्या, एक जोड़ी क्या होते हैं? वृषण पाए जाते हैं। और जो दोनों वृषण होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वृषण कोश में। यानी जो वृषण कोश होता है वो क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होता है। और थैलीनुमा संरचना में क्या होते हैं? वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, और दोनों वृषण कोश से एक लंबी सक्रिय नलिका निकलती है जो कि मूत्र नलिका या यूरेथ्रा में क्या करती है? खुलती है। ठीक है, क्या करती है? मूत्रवाहिनी, ठीक है, या तो मूत्रवाहिनी या नलिका या यूरेथ्रा में क्या करती है? खुलती है। पुरुषों में यूरेथ्रा एक मांसल संरचना है, इसे सिसन कहते हैं। ठीक है, जो पुरुष होते हैं तो पुरुष में जो क्या होता है? उसका यूरेथ्रा होता है, वो एक मांसल संरचना होती है। और उस मांसल संरचना को हम क्या बोलते हैं? शिश्न बोलते हैं। और शिश्न को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पेनिस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? पेनिस बोला जाता है। ठीक है, शिशन में बहुत अधिक रक्त की आपूर्ति होती है। यानी कि जो पेनिस होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? रक्त की, यानी कि ब्लड की क्या होती है? आपूर्ति होती है। इसकी मांसपेशियां विशेष प्रकार की होती है। ठीक है, और इनकी देखो जो पेनिस होता है, पेनिस की जो मांसपेशियां होती है वो क्या होती है? विशेष प्रकार की होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की क्या होती है? मांसपेशियां प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, शिशन मूत्र और शुक्राणु दोनों को ही बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, देखो मेल के अंदर क्या होता है? जो पेनिस पाई जाती है, पेनिस क्या होती है? एक मांसल संरचना होती है। तो पेनिस के द्वारा क्या होता है कि जो मेल के अंदर यानी कि जो शुक्राणु होता है, जब शुक्राणु को भी बाहर निकाला जाता है, किसके द्वारा? पेनिस के द्वारा। ठीक है, शिशन के द्वारा शुक्राणु को भी बाहर निकाला जाता है। और जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी कि जो हम मूत्र को बाहर निष्कासित करते हैं, मूत्र को बाहर अवशोषित करते हैं, वह भी क्रिया किसके द्वारा होती है? शिश्न के द्वारा ही होती है। यानी कि शुक्राणुओं का उत्सर्जन या शुक्राणुओं को बाहर निकालने की क्रिया और मूत्र को बाहर उत्सर्जित करने की जो क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? शिशन के द्वारा होती है। यानी यह कार्य, दोनों कार्य कौन करता है? पेनिस करता है। ठीक है, वृषण में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है। ठीक है, वृषण में क्या होता है? एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, इसे शुक्राशय कहते हैं। देखो अब क्या है कि जो टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है और उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? शुक्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राशय कहते हैं। ये शुक्राणुओं के पोषण के लिए एक लसलसा, ठीक है, शुक्राणुओं के पोषण के लिए एक लसलसा तरल द्रव स्रावित करते हैं। देखो जैसे कि माँ के गर्भ में जो भ्रूण पलता है, जो बच्चा पलता है, तो उसको पोषण के लिए जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जो यूट्रस में जो प्लेसेंटा की भित्ति होती है, जो प्लेसेंटा पाया जाता है, प्लेसेंटा को हम अपरा बोलते हैं। तो अपरा के द्वारा क्या होता है? भ्रूण को पोषण मिलता है।
अब भाई भ्रूण को पोषण मिलेगा तभी तो वो जो भ्रूण होगा वो विकास करेगा और एक नए संतति का यानी कि एक नवजात शिशु का क्या होगा, जन्म होगा। तो देखो जो मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस के अंदर ठीक है जो शुक्र नलिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो उसमें उसी टेस्टिस के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं। तो शुक्राशय क्या करता है कि स्पर्म को यानी कि जो शुक्राणु होता है उसको पोषण यानी कि क्या बोलते हैं, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। शुक्राणु शिशन द्वारा मादा जननांग में छोड़े जाते हैं, यानी कि देखो जो स्पर्म होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा कहाँ छोड़ा जाता है, जो मादा जननांग होता है। ठीक है, क्या होता है, जो मादा जननांग होता है, तो मादा जननांग में क्या किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है। आगे नर जननांग में ठीक है इतना नहीं रहेगा, छोड़े जाते हैं। नर जनन तंत्र पुरुषों में 13 से 14 वर्ष की उम्र में क्रियाशील हो जाते हैं। यानी देखो जो अगर औरत की बात करेंगे या लड़की की बात करें या मादा की बात करेंगे तो मेल में फीमेल में क्या होता है कि जो नर जनन अंग होते हैं वो 11 से 12 वर्ष की आयु में क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। और वही अगर मेल की बात करेंगे तो उनमें क्या होता है 13 से 14 वर्ष की आयु में क्या होता है कि जो उनके क्या होते हैं नर जनन अंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। यानी क्रियाशील का मतलब क्या होगा कि उनमें जो उनका जो टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस के अंदर जो शुक्र नलिकाएं होती हैं, जिसमें क्या होता है स्पर्म का, टेस्टिस में क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो स्पर्म का निर्माण होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसी तरह फीमेल में क्या होता है कि जब 11 से 14 वर्ष की अवस्था में जब गर्ल्स क्या होती है, वयस्क होती है, तो उसमें अंडोत्सर्ग स्तर की जो क्रिया यानी कि जो एक का फॉर्मेशन होता है प्रत्येक 28 दिन पे, वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर सबको समझ में आया। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि मनुष्य में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, तो आपको इतना लिखना है। डायग्राम याद है तो आप डायग्राम भी बना देंगे। ठीक है, मान लो नहीं आपको थ्योरी याद है, नहीं भूल गए हो, तो आप डायग्राम ही बना दो। डायग्राम बनाने के बाद आप उसको क्या कर दो, नेमिंग कर दो। यानी कि जितने भी सारे पार्ट्स, टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, शुक्र नलिकाएं हो गया और वृषण कोष हो गया, इन सबको क्या कर दो, नोट कर दो और एक एक पॉइंट क्या कर दो, लिख दो। ठीक है, तो भी आपको एग्जामिनर क्या करेगा, नंबर दे देगा। वो भी नहीं आता है तो सिर्फ डायग्राम बना दो, डायग्राम बनाने के बाद उसकी नेमिंग कर दो, लेकिन छोड़ के मत आओ। क्लियर? तो आप सभी लोग इसको भी क्या कर लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि पूरी बुक से आपके 2 क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।